1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करनी है, तो उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी होगी? 1 करोड़ से की अगर अपने को वेल्थ क्रिएट करनी है तो अपने पास 4-5 ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी स्टॉक्स बेहतर है या फिर म्यूचुअल फंड बेहतर है? गोल्ड, सिल्वर और डायमंड को इंक्लूड करेंगे। रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लार्ज में जाएगा तो रिटर्न कम है क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप कंपनी है, स्मॉल में जाएगा तो रिस्क ज़्यादा है। फिर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाएगा? 2 तरीके के पोर्टफोलियो होते हैं, एक कोर पोर्टफोलियो और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो। यानी मार्केट ऊपर गया तो क्या वो एग्जिट कर दें, या उस समय एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है? ये आपने बहुत ही वैलिड सवाल राहुल जी पूछा है। एक हमले यंगर इन्वेस्टर के लिए बेस्ट एडवाइस क्या है आपकी? जितना जल्दी हो सके शुरुआत करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज ये पॉडकास्ट आप देख रहे हो, ये बेहतरीन, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट मैं इसे मानता हूं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भैया इन्वेस्टमेंट की। हर कोई आज के समय में इन्वेस्टमेंट करता है, वो गोल्ड हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, हर कोई कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी गलती, यानी 70% से भी ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट के दौरान बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं बॉस। लेकिन आज अगर आपने पॉडकास्ट पूरा देख लिया, कंप्लीट देख लिया, तो मैं कहता हूं आप ये गलतियां करना भूल जाएंगे। बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको कहां करना है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेहतरीन रहेगा, ये सब कुछ समझाने के लिए आज मेरे साथ में 18 साल के एक्सपीरियंस होल्डर, पर्सनल फाइनेंस में जिन्होंने 18 साल दे दिए हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर विनोद फोगला जी मौजूद है। विनोद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर हैविंग मी राहुल जी, और आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए शुक्रिया आपका। देखो विनोद जी, आज के समय में यूथ को देख लीजिए आप, या किसी नौजवान को देख लीजिए, या किसी सैलरी पर्सन को देख लीजिए, हर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट विकल्प क्या है? गोल्ड में करे, म्यूचुअल फंड में करे, एसआईपी करे, कोई इंश्योरेंस प्लान ले, तो क्या सबसे बेहतरीन बेस्ट जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो विकल्प क्या है? देखिए राहुल जी, आपने ये बात सही कही कि लोग पैसा कमा रहे हैं, युवा हर वर्ग पैसा कमा रहा है, पैसा लगा भी रहा है, इन्वेस्टमेंट कर। लेकिन ये दुविधा है कि कहाँ पैसा लगाया जाए। रियल स्टेट में लगाया जाए, म्यूचुअल फंड में लगाया जाए, डायरेक्ट इक्विटी में लगाया जाए, गोल्ड में लगाया जाए, सिल्वर में लगाया जाए, या डायमंड में लगाया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कहाँ खड़े हो, आपको जाना कहाँ है। यानी आप दूरी के हिसाब से डेस्टिनेशन तय करते हो। मान लीजिए आपको आपकी सोसाइटी में कहीं पर जाना है, तो आप 2 व्हीलर चूज़ करेंगे। आप बेकरी पे जाना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट पे जाना है। लेकिन अगर आपको यहाँ जयपुर से दिल्ली जाना है तो आपके लिए ट्रेन है, फ्लाइट है, या 4 व्हीलर है। लेकिन 2 व्हीलर हट गए आपकी व्हीकल में से। और जब आप यहाँ जयपुर से हैदराबाद जाने के लिए देखेंगे तो फ़्लाइट एक और कंपलसरी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो फ़्लाइट आपके पास है। तो आप दूरी के हिसाब से साधन तय करते हैं, न कि आप किसी भी व्हीकल को पकड़ लेते हैं। तो आज आपको इन्वेस्टमेंट में भी यही एक सामान्य सी बात फॉलो करनी है कि आप खड़े कहाँ हो, यानी आपके पास कितना वक्त है, कितने टाइम का कमिटमेंट है। अगर आपका 2 साल का पैसा है, 5 साल का पैसा है, 10 साल का पैसा है, 20 साल का पैसा है, और आपको किस प्रोडक्ट में, यानी कौन से इन्वेस्टमेंट व्हीकल में आपको कंफर्ट है। मान लीजिए आपको जाना हैदराबाद है, लेकिन आपको फ़्लाइट से डर लगता है, तो आपके लिए वो काम का व्हीकल है ही नहीं, चाहे आपको कितना भी आसान पहुंचाए, कितनी भी आरामदायक यात्रा हो। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा है कि आपको कंफर्ट रहना, आपका कितना टाइम का कमिटमेंट है, ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है। और रिस्क प्रोफाइल, जिसको तकनीकी शब्द बोलते हैं, आसान भाषा में कहूँ कि आपका कंफर्ट क्या है, तो उस हिसाब से आप साधन तय करते हैं। सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल अच्छे हैं। आपको तय ये करना है कि आपका 5 साल का पैसा है, 10 साल का पैसा है, 15 साल का पैसा है। 10-20% अगर उतार चढ़ाव आए तो आपको कंफर्ट रहता है, रात की नींद खराब नहीं होती, पेट का पानी नहीं हिलता, आप सहज रहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट दूसरे व्हीकल में कर सकते हैं। तो आज के टाइम पर ये और देखने को आता है विनोद जी कि आपने इन्वेस्टमेंट तो समझा दिया कि उसको कितनी दूरी, किस हिसाब से उसको प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। ये प्लानिंग भी आज हम करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। तो जैसे अभी मार्केट बहुत उतार चढ़ाव वाला होता है, ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इक्विटी हो गया, स्टॉक हो गया, वो एसआईपी हो गया, वो आईपीओ के जरिए हो गया। मतलब ज़्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट आजकल मार्केट की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनको पैसा ज़्यादा दिखता है। अब दिक्कत ये आती है कि वो लंबे समय तक नहीं चला पाते हैं। यानी मार्केट ऊपर गया तो क्या वो एग्जिट कर दें, या उस समय एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है। तो उस चीज़ को, यानी टाइम वर्सेस टाइम हम एक लेकर चले चीज़, तो वो क्या बेस्ट बेहतर है? ये आपने बहुत ही वैलिड सवाल राहुल जी पूछा है।
देखिए टाइम वर्सेस टाइमिंग में क्या है कि आपको टाइम देना है, आपको इन्वेस्टमेंट में स्टे इन्वेस्टेड रहना है थ्रू मार्केट साइकिल। पूर्णिमा अमावस्या तो आएगी, ये कुदरत का नियम है, उतार चढ़ाव आएंगे, बाजार की ये रीत है, उसमें आपको बने रहना है, लेकिन कंसिस्टेंसी से बने रहना है, तो आपका पैसा बनेगा। आपने बात की कि स्टॉक की, म्यूचुअल फंड की, कि कहाँ किस तरीके से बना रहना है, रह क्यों नहीं पाते? क्योंकि वोलेटिलिटी, लोग जो उतार चढ़ाव है, वोलेटिलिटी है, उसको क्या समझते हैं? बग समझते हैं कि ये बग है, ये कमी है, ये ड्रॉबैक है। ऐसा नहीं है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका फितरत है, और ये सहज भाव से, डिग्निटी से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर 10 साल 15 साल के टाइम होराइजन से चलते हैं, लेकिन 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ही जब उनको 10% 20% बाजार में ड्रॉ डाउन आता है, गिरावट आती है, तो असहज हो जाते हैं। उसको एक्सेप्ट करना डिग्निटी के साथ बहुत बड़ी बात है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप टाइम दोगे ना, तो आपका गलत डिसीजन भी, अगर आपने कहीं किसी गलत जगह म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो भी आपका सही हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है। स्टॉक क्या है? स्टॉक में अगर किसी शेयर में अगर भाव गिरा, तो वो परमानेंटली हो सकता है कि गिर जाए, उसके बाद हो सकता है कभी रिकवरी ना करे ज़िंदगी। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि शायद टॉप 50 में हुआ करते थे और आज डाउन है, बहुत डाउन है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी भाव गिरते हैं, लेकिन टेम्परेरी गिरते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं। ये बात इन्वेस्टर समझ नहीं पाता है। देखो बाजार जाता ऊपर है ना, वो एस्केलेटर की तरह जाता है, लेकिन जब नीचे आता है ना, तो वो आता है लिफ्ट की तरह, तेज़ी से आता है। बाजार में ये हाथ की साइकोलॉजी चलती है राहुल जी। अगर आप हाथ करेंगे तो देखो, अंगूठे और इसके बीच में बहुत गैप है, बढ़ता ऐसे है इस साइड से, लेकिन गिरता है तब देखिए अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। ये एग्जाम्पल बड़ा शानदार दिया है अपने हाथ वाला। तो क्या है कि आपका बाजार में बने रहने के लिए आपको उतना ही पैसा डालना है, और अगर आज आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है डायरेक्ट इक्विटी की, डायरेक्ट शेयर की, तो आपको ज़्यादा अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं। वहाँ पर हो सकता है कि डायरेक्ट शेयर में आपका पैसा 10 गुना हो जाए। किसी शेयर नॉलेज भी तो नहीं होती है ना स्टॉक की, जैसे किसी से सुन लिया कि यार मेरा फ्रेंड उसमें इन्वेस्ट कर रहा है या उसने इतना बना लिया पैसा, तो वो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि वो स्टॉक पहले से भाग चुका होता है। स्टॉक भाग चुका होता है, कई चीज़ें होती है स्टॉक को चलने के लिए। अंडरलाइन असेट्स तो म्यूचुअल फंड में भी स्टॉक है, लेकिन एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है वहाँ पर। प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके ईगो और इमोशन को हटा देता है। आपका प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो है वो आपके ईगो और इमोशन को हटा देता है, जबकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर जब कोई इंडिविजुअल स्टॉक पिक करता है तो उसमें ईगो रहता है, इमोशन रहता है कि मैं गलत नहीं हो सकता। जब बाजार गिरता है तो वो इमोशनल हो जाता है। देखो राहुल जी, डायरेक्ट शेयर है ना, वो क्या है कि तवे पे रोटी जैसा है, आपकी नज़र हटी कब रोटी जल जाएगी मालूम नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है ना, वो दही जमाने जैसा है। आप रात को छोड़ दिया आपने, आप सुबह देखोगे दही जम जाएगा, राइट। अगर आप बार बार उसको संभालोगे रात को कि जमा कि नहीं जमा, तो शायद ना जमे। मतलब डायरेक्ट शेयर में अगर आप देखोगे ना, तो ये ऐसा है कि म्यूचुअल फंड आप यूँ समझ लीजिए कि गाय को दूने जैसा है, और डायरेक्ट शेयर जो है वो बैल को दूने जैसा है। सिंपल, आसान भाषा में कहूँ तो अगर आज आप इन्वेस्टर हैं, बिगनर लेवल पे है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है, और आप अपना पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप पार्ट टाइम की तरह कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट शेयर की बजाय म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लंबे वक्त के लिए करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, राइट। 5 साल 10 साल 15 साल के लिए, क्योंकि अगर आप 15 साल के लिए, मतलब ये लॉन्ग टर्म है क्या? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि लॉन्ग टर्म वो कर रहे हैं कि यार मैंने लॉन्ग टर्म 3 साल के लिए पैसा डाल दिया, लॉन्ग टर्म 2 साल के लिए डाल दिया, और कई लोगों के लिए लॉन्ग टर्म 20-20 साल भी है। वॉरेन बफेट जैसे बहुत बड़े जाने माने इन्वेस्टर हैं। अब तो लॉन्ग टर्म की परिभाषा क्या है? लॉन्ग टर्म हम किसे कहेंगे? ये आपने बहुत ही शानदार सवाल पूछा कि लॉन्ग टर्म को लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनकम टैक्स की डेफिनेशन में 1 साल लॉन्ग टर्म है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 365 दिन होते ही मान लेते हैं। बट आज एज इन्वेस्टर की लाइफ में लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आप बाजार के किस साइकिल में एंटर कर रहे हो। मान लीजिए आप कोविड के दौरान अप्रैल मई 2020 के अंदर एंटर करते एज ए इन्वेस्टर, तो वैल्यूएशन बहुत अंडर वैल्यूड थी। वैल्यूएशन का मतलब है कि 100 की चीज़ आपको 50 रुपये में 25 रुपये में मिल रही थी,
30 रुपये में मिल रही थी। तो वहाँ से लॉन्ग टर्म अगला 3-5 साल भी लॉन्ग टर्म हो सकता है, राइट। आज के माहौल में अगर 2025 में बैठे तो कम से कम 5-10 साल आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, डेफिनेशन नहीं है कि ये 1 साल, 3 साल, 5 साल है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट के किस साइकिल में एंटर कर रहे हो। अगर वैल्यूएशन बहुत डाउन है तो आपके लिए लॉन्ग टर्म 3 साल, 5 साल लॉन्ग टर्म हो सकता है। लेकिन अगर वैल्यूएशन हाई है, ओवर वैल्यूड मार्केट है, जैसा कि आज की डेट में स्मॉल कैप है, मिड कैप में, तो वैल्यूएशन थोड़ी सी फेयर वैल्यूएशन से ऊपर है। तो वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 7 साल, 10 साल, 15 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको वहाँ पर 20%, 30%, 40% तक की अगर ड्रॉ डाउन हो जाए, डाउनफॉल हो जाए, तो आपको वो रिस्क कैपेसिटी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। आज आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 20 लाख रुपया हो जाए, तो आप उसको 15 लाख, 18 लाख, 16 लाख देखने की भी आपको आदत डालनी चाहिए। और अगर आपको राहुल जी बड़ा पैसा बनाना है तो गिरते हुए बाजार में खरीदने की आदत भी आपको डालनी होगी। विनोद जी, अभी जैसे मार्केट की बात आई, उतार चढ़ाव मार्केट में होता रहता है और अक्सर देखने को मिलेगा, ये मार्केट के अंदर होता रहेगा, आगे भी पहले भी हुआ है। अभी जैसे रिसेंटली भारत पाक के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन थी, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इस दौरान देखा गया था कि थोड़ा मार्केट में स्टेबिलिटी थोड़ी सी अप डाउन हुई थी उस समय मार्केट के अंदर देखा था। और जैसे दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन इस बीच भारत ने क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने होल्ड किया है, उसको भैया बंद नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ हम जारी रखेंगे। तो क्या मार्केट में उतार चढ़ाव फ्यूचर में देखने को मिल सकता है यानी आने वाले कुछ समय के अंदर? देखिए राहुल जी, क्या होता है कि पाकिस्तान से अपने कई बार युद्ध हुए हैं और वर्ल्ड वाइड भी होते रहते हैं। शॉर्ट टर्म में इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जो ताकत है, चाहे वो आर्थिक लेवल पे हो, चाहे वो वेपन्स लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, वो बहुत बड़ी है। अगर आज आपको मैं कुछ डेटा दूं तो हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो 4 ट्रिलियन की है और वो पाकिस्तान की जीडीपी से 10 गुना बड़ी है, 10 टाइम्स बड़ी है। अगर मैं बात करूं, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है जापान को पीछे छोड़ के। अगले 3-4 सालों में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर की, राइट। अगर मैं बात करूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से 200 गुना बड़ा है, 200 टाइम्स। तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हिंदुस्तान की कंपनी HCL और एक्सिस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के बराबर है। इतना बड़ा हार्लेटर, जितना पाकिस्तान के ऊपर लोन है, डेट है, उससे 2.5 गुना अकेला LIC यहाँ हिंदुस्तान में मैनेज करता है। आप अंदाज़ा लगाइए, पाकिस्तान का जितना फॉरेक्स रिजर्व है $16 बिलियन का और हिंदुस्तान का करीबन $680 बिलियन का है। तो बहुत छोटा सा, इतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है नहीं, इतनी अहमियत देने की ज़रूरत है नहीं। शॉर्ट टर्म में ज़रूर उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इसीलिए 4 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। और अब तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन इतना है, ऑपरेशन सिंदूर तो इसका सबसे उत्तम उदाहरण है ही। इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन है और वो लॉन्ग टर्म का पैसा है। तो लंबे इन्वेस्टर, लंबे अरसे के लिए जो वक्त के लिए पैसा डला हुआ है, जिनका नज़रिया लंबा है, टाइम होराइजन लंबा है, व्यू लंबा है, उनको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये जैसे आ रहे हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टर को तो अंगद की तरह पैर जमा के खड़े होना है, पैसा बन जाएगा। ये यहाँ पर आपने लेडीज़ों की बात की, लॉन्ग टर्म की बात करी, तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी स्टॉक्स बेहतर है या फिर म्यूचुअल फंड बेहतर है, या फिर लेडीज़ों के नज़रिए से देखा जाए तो आप गोल्ड, सिल्वर और डायमंड को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इनकी प्राइस भी बहुत तेज़ी से पिछले 1 साल के अंदर हाई गए हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, डायमंड तीनों के हम लेकर चले तो राइट। देखिए, सबसे बेहतर क्या है, महिलाओं के पास पहले से ही गोल्ड बहुत है और गोल्ड का उनका सदियों से है और आगे भी रहेगा। अगर आप मेरी पर्सनल बात करोगे तो मैं पर्सनल लेवल पर कभी भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं खरीदा। हाँ, अकेजनल जो भी एनिवर्सरी है, कुछ और है, तो उस दौरान ज़रूर कोई गिफ्ट लेने देने का गोल्ड का आइटम हो सकता है। नहीं, कोई भी ओकेजनल गोल्ड का आइटम हो सकता है, राइट।
बट अदरवाइज मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बट रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। बट मैं आपको ये बताऊँ कि महिलाओं में संयम ज़्यादा होता है, धीरज ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टर होते हैं एज़ कम्पेयर, संभाल के भी बहुत अच्छे से, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं इन्वेस्टर, 5 साल 10 साल 15 साल। और इस बाज़ार की सबसे बड़ी अहमियत क्या होती है कि वो लॉन्ग टर्म में जो बना रहता है वो पैसा बनाता है। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड। तो राहुल जी, पिछले 22 सालों में डायमंड के रिटर्न 0% है, पिछले 22 सालों के, मार्क माय वर्ड सर। क्योंकि लैब ग्रोन मार्केट ने डायमंड का मार्केट ख़त्म कर दिया। कोई पैसे वाला आदमी, धनी आदमी अगर डायमंड आर्टिफिशियल भी पहना है, लैब ग्रोन पहना है, तो वो ओरिजिनल लगता है। और अगर किसी मिडिल क्लास ने अगर ओरिजिनल डायमंड भी पहना है तो वो लैब ग्रोन लगता है। ये हकीकत है। सिल्वर की बात करूं मैं तो 2011-12 में करीबन 78,000 रुपये का भाव था 1 किलो चांदी का। वो 2022 तक वापस 78,000 ही रहा। तो 11 साल के चांदी के रिटर्न नहीं, राइट। सोने की बात करूं, सोने में एक बहुत अच्छी रैली आई है पिछले 10 सालों में भी, 3 सालों में, 1 साल में, 5 साल के आज भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न सोने से ज़्यादा है, गोल्ड से ज़्यादा है। अब पोर्टफोलियो बनाते टाइम आपको इन सब चीज़ों का मिक्स एंड मैच करना। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अब म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे हो गए, या फिर कुछ गोल्ड स्कीम्स हो गई, सिल्वर स्कीम्स हो गई, तो ये इतनी सारी मार्केट के अंदर है कि एक इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है कि लेना कौन सा। यार आज मैं भी कहीं जाके सर्च करूंगा तो मैं देखूंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर मेरे को करना है और मेरा क्या गोल रहने वाला है, क्योंकि हर जगह एडवर्टीजमेंट यही चलते हैं, भैया 100 रुपये से SIP शुरू, 500 रुपये से SIP आप कर लो। ये रियल बात है, रियल फैक्ट है हर डीमेट अकाउंट के ऊपर। तो कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाता है, पता चलता है 3 साल बाद यार गलत कर रखी, यहाँ पर रिटर्न नहीं बन रही। तो उसकी परिभाषा क्या है, बेस्ट की परिभाषा क्या है? बेस्ट म्यूचुअल फंड की आप पूछ रहे हैं? हाँ, बेस्ट म्यूचुअल फंड की परिभाषा क्या है, या बेस्ट हम इन्वेस्टमेंट की ले लें कि उसकी परिभाषा क्या रहेगी? देखिए, बेस्ट कुछ भी नहीं होता है राहुल जी। बेस्ट ढूंढना अपने आप में एक बीमारी है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, उनकी करीबन 40 साल की उम्र है, वेल टू डू फैमिली है। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी शादी के लिए रिश्ते तो आ रहे होंगे, तो आप शादी क्यों नहीं करें? तो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई, उन्होंने कहा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में लड़की चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए, सिटी के अंदर बॉर्न एंड ब्रोटअप हो, गवर्नमेंट जॉब में। ये इतनी सारी बहुत सारी लंबी फहरिस्त उन्होंने बताई। तो मैंने उनसे एक सिंपल बात पूछी, मैंने कहा जब इतनी क्वालिटी होगी तो भाई आपसे क्यों करेगी शादी? तो आप ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो ऊपर वाले ने बनाई नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही है, या किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में ऐसा ही है। क्योंकि अगर आप बेस्ट की फिराक में रहोगे ना, तो आप कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे। असली जदोजहद जो है ना, वो एवरेज स्कीम ढूंढने की। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मिस्टर वॉरेन बुफे जो लेजेंडरी इन्वेस्टर है, ऐसी शख्सियत हैं जिन पे 2000 किताबें लिखी जा चुकी है। 13 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहला इन्वेस्टमेंट शुरू किया। उनके पोर्टफोलियो में 19% का रिटर्न आया, 19% CAGR का रिटर्न आया। 19% CAGR का रिटर्न आता है तो करीबन 3.25 साल में पैसा डबल हो जाता है। वो दुनिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं, लेकिन उन्होंने 60 साल लंबे टाइम पीरियड रखा। 19% का CAGR 60 ईयर्स का। आप किसी टाइम पीरियड में 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने निकाल सकते हो, बट 60 ईयर्स का 19% निकालना बहुत बड़ी बात है। राहुल जी, आपको पता है उनका कितना गुना पैसा हुआ? 1 रुपये का 55,000 रुपया। 1 रुपये का 55,000 रुपया हुआ। वो धैर्य चाहिए, वैसा सक्सेस चाहिए। और भी लोग हुए हैं जिन्होंने रिटर्न निकाला। एक जिम करके इन्वेस्टर हुए हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना, जिम सिमोन करके। उनका 60-65% के आसपास CAGR रिटर्न रहा, लेकिन वो वॉरेन बुफे से ज़्यादा धनी नहीं बन पाए। तो बाजार में कंपाउंडिंग करने के लिए टाइम चाहिए। अब देखो, देश की इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन की GDP बनने में 1947 से 2007 तक 60 साल लगे, 60 ईयर्स। 60 ईयर्स में 1 ट्रिलियन का GDP हुआ। अगला 1 ट्रिलियन बनने में मात्र 5 साल लगे, उसके बाद 3 साल लगे, उसके बाद 3 साल लगे। यानी अभी 4 ट्रिलियन की GDP है। पहली ट्रिलियन में 60 टाइम,
फिर 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एसआईपी में भी इन्वेस्टर के ऐसे ही बनते हैं। कैसे काम करेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग? अगर मान लीजिए 50,000 रुपये महीने की कोई इन्वेस्टर एसआईपी करता है और 12% का CAGR रिटर्न आता है। 12% के CAGR मतलब आम भाषा में बोलूँ तो 1 रुपया सैकड़ा, व्यापारिक भाषा में, जिसमें 6 साल में पैसा डबल होता है। तो पहले 9 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया बन जाता है 9 ईयर्स में। 50,000 रुपये महीने की SIP, 12% का CAGR रिटर्न, 9 ईयर्स में 1 करोड़ बनता है, राइट। अगला 1 करोड़ बनने में मात्र 5 साल लगते हैं। उससे अगला 1 करोड़ बनने में मात्र 3 साल लगते हैं। उससे अगला 1 करोड़ बनने में मात्र 2 साल लगते हैं। और 20वें साल के बाद हर साल 1 करोड़ ऐड होता है। ये है पावर ऑफ कंपाउंड। हर साल 1 करोड़ रुपए घर बैठे। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहले 1 करोड़ में 9 साल लगे, बाद के 9 साल में 3 करोड़ बने, और 20वें साल के बाद हर साल 1 करोड़ रुपए। दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। टाइम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंटली इन्वेस्टर रहें, डिसिप्लिन बना के रखें, उतार चढ़ाव को इग्नोर करें। उतार चढ़ाव बाजार की रीत है, उसको इग्नोर करना है, बने रहना है, पैसा बन जाएगा। और कम से कम दिमाग लगाना है। आज से 30-40 साल पहले राहुल जी क्या होता था, वो इन्वेस्टर धनी होता था या दौलतमंद होता था जिसके पास इन्फॉर्मेशन जल्दी आती थी। अब वक्त बिल्कुल उल्टा है। जिसके पास सबसे कम इन्फॉर्मेशन आती है और सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आती है, वो आदमी पैसा बनाता है। अच्छा, यहाँ एक बात ये भी आती है, जब मैं फंड सेलेक्ट करने जाता हूँ ना, मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत से इन्वेस्टर हैं, XYZ स्मॉल कैप, XYZ मिड कैप, XYZ फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, तो इनको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए ना कि आप कौन सा बेहतर है या किसके अंदर ज़्यादा रिस्क है, क्या चीज़ है। थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को ये मालूम होना चाहिए आज के टाइम पर, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत तेज़ी से डाउन जाता है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप डिफाइन करें। देखिए, सेबी का क्लासिफिकेशन है कि टॉप फर्स्ट 100 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, फर्स्ट 100 कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में, दैट इज नोन एज लार्ज कैप। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए आपके 100 शेयर हैं और 100 रुपये का शेयर है, तो 10,000 रुपये मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, तो ये लार्ज कैप हुआ। नेक्स्ट 1012 लेके 250 के बीच की जो कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो मिड कैप कंपनीज होती है। 250 ऑनवर्ड जो कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज होती है। स्मॉल कैप कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे कंपैरेटिवली लार्ज कैप और मिड कैप के छोटी होती है, तो वहाँ पर पोटेंशियल भी रिटर्न की ज़्यादा होती है। आमतौर पर इन्वेस्टर क्या करते हैं, रीसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल का, और उसमें बिना सोचे समझे उस गाड़ी में बैठ जाते हैं स्मॉल कैप। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर एक और गलती ये करते हैं कि पूरा का पूरा पैसा ही स्मॉल कैप में डाल देते हैं। आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। तो यही मैं आना चाह रहा था इसके ऊपर कि फिर ये आपने बताया रिस्क उधर ज़्यादा है, उधर रिटर्न कम है। अब भाई लार्ज में जाएगा तो रिटर्न कम है क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप कंपनी है, और स्मॉल में जाएगा तो रिस्क ज़्यादा है। फिर गाड़ी किस में बैठना है, या फिर एक तरह से हम कहें कि फिर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाएगा? देखिए, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते टाइम क्या है, 2 तरीके के पोर्टफोलियो होते हैं, एक कोर पोर्टफोलियो और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो मतलब मेन पोर्टफोलियो, यानी आपकी थाली में 80% तो दाल चावल होना चाहिए, दैट इज कोर पोर्टफोलियो। 20% में बिरयानी है, नूडल्स है, यानी सैटेलाइट पोर्टफोलियो, राइट। मान लीजिए आज आपका 10 लाख रुपए का एक पोर्टफोलियो है, तो 8 लाख रुपए आप वेल स्टेब्लिश्ड फंड के अंदर कीजिए, जहां पर आप अपने टाइम होराइजन के हिसाब से चूज कीजिए। सेक्टर स्पेसिफिक फंड को अवॉइड करना चाहिए अगर आप सीजनड इन्वेस्टर नहीं हैं तो। अगर लॉन्ग टर्म है तो सेक्टर में नहीं जाना है, सेक्टर में नहीं जाना चाहिए। सेक्टर में जैसे कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर, थीमेटिक फंड, इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। एग्जिट का टाइमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सीजनड इन्वेस्टर हैं, अभी अभी आपने शुरू किया है और आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं चाहिए, तो आपको इनको एलिमिनेट करना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। आपको वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड अलग अलग, जैसे एक ग्रोथ मोमेंटम स्टाइल होता है, एक वैल्यू स्टाइल होता है, इनके अंदर कॉन्ट्रेरी रखने चाहिए। देखिए, आपको मैं क्रिकेट की भाषा में बताता हूँ। क्रिकेट में जब आप प्लेयर चूज करते हैं तो एक फास्ट बॉलर होता है,
एक स्पिन बॉलर होता है, ऑलराउंडर होता है, बैट्समैन होते हैं, सारे तरीके के होते हैं। अगर आज आप क्रिकेट की टीम में 11 के 11 फास्ट बॉलर भर लोगे या 11 के 11 बैट्समैन भर लोगे तो भी आपकी टीम नहीं जीत पाएगी। तो पोर्टफोलियो बनाना क्या है, एक थाली की तरह है, उसमें अचार भी होना चाहिए, चपाती भी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा। 80% पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम में रखना चाहिए। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 10%, 20%, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो आपको ठीक लगे, बट आप अपने रिस्क प्रोफाइल, आपके फाइनेंशियल गोल बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, आपका रिटायरमेंट, घर बनाना, वर्ल्ड टूर, इनको ध्यान में रख के, और आपको किसी भी ऑनलाइन टिप्स पे, किसी भी एडवाइस पे, क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन टिप्स आती है उनका नहीं मालूम कि वो स्पॉन्सर्ड है, प्रमोटेड है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जनरल है, वो आपके लिए कस्टमाइज नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर 17 साल के बच्चे की और 70 साल के बुजुर्ग की एक ही डाइट है और ज़्यादातर स्पॉन्सर ही होता है। हाँ, तो आप क्या करें, आप अपने ड्यू डिलिजेंस करें अपने एंड पे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से उसको पोर्टफोलियो को कस्टमाइज करवाएं, और आप उसमें फिर अपना ड्यू डिलिजेंस करें। आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ, आपको इसमें CAGR रिटर्न और एब्सोल्यूट रिटर्न बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता। तो कोई भी फिक्स इनकम प्रोडक्ट है, चाहे वो PPF है, LIC है, जनरली मतलब फिक्स इनकम जिनको माना जाता है, तो उनमें अगर 6-7%, 8% की रेंज से ऊपर कोई रिटर्न आ रहा है, 6 से 8% की रेंज में, तो आपके लिए वो एक रेड फ्लैग है। कैसे? आपको पहचानना चाहिए कि हो सकता है इसमें रिस्क हो। अगर कोई आपको फिक्स इनकम में बोल रहा है कि 10% का रिटर्न है, 15% का रिटर्न है, गारंटेड है, 20% का रिटर्न है, तो वो निश्चित तौर पर आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको मिस सेलिंग ही मिलेगी। आप उसको रेड फ्लैग की तरह माने, उसके लिए वो आपके लिए अलार्म है। CAGR रिटर्न, आपको जब भी कोई आदमी आपको कोई प्लान समझा रहा हो और बहुत इंप्रेसिव डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हो, तो आप उससे एक ही सवाल पूछें कि इसका CAGR रिटर्न कितना आएगा, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी इन्वेस्टर, कोई बड़े से बड़ा इन्वेस्टर और छोटे से छोटा इन्वेस्टर, अगर ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट वापस रिपीट कर देता हूँ, फाइनेंशियल गोल ध्यान में रखें, रिस्क एपेटाइट रखें, और जो भी आपके सामने प्लान प्रेजेंट किया जा रहा है उसमें एक CAGR रिटर्न आप ज़रूर पूछ लें कि CAGR रिटर्न क्या है, कितने % का CAGR रिटर्न है। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों में टेक्निकल वर्ड है, दोनों में एक फ़र्क बता देता हूँ। मान लीजिए आज आपका एब्सोल्यूट रिटर्न जो है ना, वो टाइम को कंसीडर नहीं करता, वो इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करता, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपको कंसीडर नहीं करता, तो आपको CAGR रिटर्न ही आपको राइट पर्सपेक्टिव देगा। सही है, सही है। अब ये बताओ, आपने ये तो सब बता दिया, अगर मेरे को एज ए इन्वेस्टर 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी होगी, प्लानिंग क्या होगी? तो राहुल जी, क्या है कि 1 करोड़ की SIP, 1 करोड़ से की अगर अपने को वेल्थ क्रिएट करनी है तो अपने पास 4-5 ऑप्शन है कि किस तरीके से वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। मान लीजिए 10,000 रुपये की SIP पर मंथ की कोई करता है और 15 साल के लिए करता है, प्लस 10% का ईयरली टॉपअप करता है। 10% ईयरली टॉपअप का मतलब क्या हुआ कि आज 10,000 रुपये की SIP की, 12 महीने के बाद जैसे ही नया साल चालू हुआ 11,000 रुपये की SIP होगी। ईयरली 10% बढ़ती जाएगी ऑटोमेटेड, तो 1 करोड़ रुपया बन सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि मेरे पास 10,000 रुपये महीने का नहीं है सेविंग करने का, तो 5,000 रुपये महीने की SIP अगले 20 साल के लिए करे और 10% का ईयरली टॉपअप डाल दें, तो भी 1 करोड़ रुपये की वेल्थ बन जाएगी। और ये मैं 15% के रिटर्न की बात कर रहा हूँ। तीसरा, 2,000 रुपये महीने की SIP अगले 25 साल के लिए करें। कोई बोले कि 5,000 भी नहीं है, 10,000 भी नहीं है, 2,000 रुपये महीने की SIP अगले 25 साल के लिए करे और 10% ईयरली बढ़ा दे, तो भी अपनी 1 करोड़ रुपये की वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। या फिर कोई कहे कि मुझे ईयरली टॉपअप नहीं डालना, तो 15,000 रुपये महीने की SIP 15 साल और 15% का रिटर्न आता है, तो 1 करोड़ रुपये की वेल्थ बन जाती जी, मतलब 15-15-15 का रूल। हाँ जी, ईजी है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये जैसे ये इन्वेस्टमेंट तो हो गया अपना, लेकिन अब ये आपने बताया ना, बचत 10,000 करे, कोई 15,000 करे, कोई 25,000 करे। अब समस्या क्या आती है कि
यहाँ पर 10 तरह के लोन चल रहे होते हैं ना, फलाना फलाना। आजकल की जो जनरेशन है, हाँ आईफोन भी रखना है उनको, अच्छी वॉच भी पहननी है, और थोड़ा सा घर भी शानदार चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। तो ये सब कुछ आजकल क्या लोन ने बहुत आसान कर दिया है। कोई भी लोन लेता बहुत ईजी हो जाता है। होम लोन सबसे बड़ा लोन माना जाता है और लॉन्ग टर्म तक चलता है, मैं मानता हूँ। तो क्या उसको जल्दी क्लोज किया जा सकता है, या उसका कुछ लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट है, या शॉर्ट टर्म में क्लोज करने में बेनिफिट मिलेगा? ये आपने बहुत ही वैलिड सवाल पूछा है, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है राहुल जी। क्योंकि होम लोन आज की डेट में सबका चल रहा है, सबका लगभग, बहुत, क्योंकि सब चीज़ें लोन पर हो गई, बहुत ईजी अब। तो मैं आपको होम लोन के बारे में एक दो चीज़ें बता देता हूँ। होम लोन में क्या है कि अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हैं तो आपको एक तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपको टेन्योर कम करना है, न कि ईएमआई का अमाउंट कम करना है। दो चीज़ें ऑप्शन देता है कि आपको टेन्योर कम करना है या ईएमआई का अमाउंट करना। मान लीजिए आपका 20 साल का लोन है और आपने 5 लाख रुपया प्रीपेमेंट किया, उसकी वजह से 20 साल के लोन का अगर 18 साल या 17 साल टेन्योर हो रहा है तो आप टेन्योर कम कीजिए, न कि ईएमआई अमाउंट कम कीजिए। वन थिंग, क्योंकि ईएमआई के अंदर मूलधन जाता है और ब्याज जाता है, तो पहले 7-8 साल तक ब्याज ही ज़्यादा जाता है, मूलधन तो नाम मात्र का होता है। 8वें 9वें 10वें साल पे जाके थोड़ा मूलधन जाना चालू होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि मूलधन और टेन्योर रहे, इसके लिए आपको टेन्योर कम करना है। दूसरी बात, आप टेन्योर को 10 साल के अंदर अंदर ले आइए। मान लीजिए 20 साल का है तो आप तब तक ही प्रीपेमेंट कीजिए कि 10 साल आपका बाकी रह जाए लोन। 10 साल आने के बाद आपको प्रीपेमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस आता है बहुत ज़्यादा तो अलग बात है, फिर तो आपको कर ही देना चाहिए, क्योंकि फिर रिटर्न आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। अदरवाइज घर खरीदना आपके लिए एक फाइनेंशियल गोल था, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, उसमें भी कंपाउंडिंग होने के लिए टाइम चाहिए, तो 10 साल के अंदर आने के बाद लोन का प्रीपेमेंट नहीं करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं लोन के बारे में बताता हूँ राहुल जी। मान लीजिए आज आपका 20 साल का लोन है, 20,000 रुपये महीने की ईएमआई चल रही है, तो अगर आप उसका 15%, मान लीजिए 20,000 का 15% हुआ 3,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीने की एसआईपी कर देते हैं अगले 20 साल के लिए, तो जितना आप लोन में चुकाएंगे मूलधन और ब्याज समेत, वो पूरा आपका रिकवर हो जाएगा। मात्र 15%, अगर आप अपने ईएमआई अमाउंट का 15% भी एसआईपी में चालू कर दें, किसी भी वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर दें, तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। तो इससे मतलब दोनों लेवल बराबर हो जाएंगे कि लोन भी आपका क्लोज हो रहा है और उधर से आप रिटर्न भी बना रहे हो। बिल्कुल, जितना आपने 20 साल में चुकाया, मान लीजिए 20 साल में आपने 40 लाख रुपए दिया, तो वो एसआईपी भी 3,000 रुपये की 20 साल में आपको 40 लाख रुपए कर दे। अगर आपने 35 लाख दिया तो 35 लाख, उसके बराबर, मतलब ऑलमोस्ट। ये इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। जैसे एसआईपी में पावर है, ये आज समझ में आ गया है, पावर है, लंबे समय तक अपन करेंगे तो ये रहेगा। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये भी आती है कि इन्वेस्टमेंट, अभी जैसे एक रिपोर्ट आई थी 2024-25 के मतलब मार्च के अंदर अंदर तक तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा एसआईपी अकाउंट, म्यूचुअल फंड अकाउंट बंद हुए हैं, क्लोज हुए हैं। तो अब ये इन्वेस्टर गलती कर रहा है, एक इन्वेस्टर गलती कर रहा है। तो अब क्या क्या बड़ी गलतियां हैं जो अक्सर होती है? देखो, आपने जो एसआईपी का आंकड़ा बोला, उसमें स्ट्रेटेजिकली भी बहुत सारी एसआईपीज बंद हो रही। क्या है कि पहले, आज की डेट में हिंदुस्तान में न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में तो 80C 80D के डिडक्शन और अजम्पशन सारे थे। नए टैक्स रेजिम में किसी तरीके का टैक्स बेनिफिट नहीं है, तो बहुत सारी एसआईपी टैक्स वाली बंद हो रही हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी प्लानिंग करता है, क्योंकि नए टैक्स रेजिम में टैक्स की प्लानिंग नहीं है, राइट। बहुत कम लोगों ने, क्योंकि एक मैच्योरिटी लेवल आया है राहुल जी इन्वेस्टर में पिछले 10 सालों में, और कोविड के बाद से जिस लेवल का मैच्योरिटी इन्वेस्टर ने दिखाया है, बहुत काबिल तारीफ है। रिस्क टॉलरेंस उनका बड़ा है, तो जो रिस्क टॉलरेंस बढ़ने से और सब, लेकिन अगर कोई भी आज एसआईपी बंद कर रहा है, और वो भी बाजार की वजह से, देखो बाजार को देख के ना तो आपको एसआईपी बढ़ानी चाहिए, ना आपको घटानी चाहिए, ना बंद करनी चाहिए। आप जितने हुए गिरे हुए बाजार में आपकी एसआईपी जाएगी, उतना ही आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। आपको अमावस्या के बाद ही पूर्णिमा का आनंद आएगा, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। तो आपको अगर बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, तो जो कभी भी स्लो डाउन आए, जिसको आप मंदी कह सकते हो, तो ऐसे टाइम को इन्वेस्टर को त्योहार की तरह मनाना चाहिए मेरी नज़र में, तो पैसा बन जाएगा।
सही बात है, जब गिरे हुआ मार्केट है तो उसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट होगा और वो सही टाइम भी वही होता है पैसा लगाने का। ये इन्वेस्टमेंट की बात हमारी हो गई। अब दूसरा पर्पस भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको 18 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस के अंदर, खासकर पर्सनल फाइनेंस के अंदर। तो मेरे को ये बताइए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा है या टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छा है? क्योंकि लोग दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट रहता है, ऑलरेडी रहता है कि टर्म ले या हेल्थ ले हम। देखिए, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग जब होती है तो सबसे पहले ज़रूरी है टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। अगर आप ब्रेड अर्नर हैं, आप ही पैसा कमाने वाले हैं, आपके ऊपर आपके परिवार के कितने सदस्य हैं, आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, ये सारी लाइबिलिटीज़ को कंसीडर करते हुए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपके पास दो बिन बुलाए मेहमान किसी के भी लाइफ में आ सकते हैं, एक्सीडेंट और हारी बीमारी, दुर्घटना और किसी भी बीमारी, तो आज की डेट में मेडिकल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, 10 से 12% है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक दूसरे की रिप्लेसमेंट नहीं है। देखो, 3 तरीके की रिस्क रहती है, डेथ, 3D जिसको बोलते हैं, डेथ, डिजीज और डिसेबिलिटी। मैं डिसेबिलिटी को डेथ और डिजीज से भी बड़ी रिस्क मानता हूँ। करीबन 400 लोगों की इंडिया में हर रोज़ डेथ होती है, लेकिन डिसेबिलिटी उससे भी ज़्यादा 800-900 लोगों की होती है। और राहुल जी, ये तो वो केसेज हैं जो रिपोर्टेड हैं, FIR हुई है। हिट एंड रन के कितने केसेज हैं, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, तो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, राइट, फाइनेंशियल कैपेसिटी खत्म हो गई। तो तीनों चीज़ें, टर्म इंश्योरेंस आपकी आमदनी का कम से कम 15 से 20 गुना, अगर आप 45 साल से कम हैं। अगर आप 45 की एज के बाद हैं तो आपको 10 से 12 गुना भी आप ले सकते हैं। कितनी उम्र तक लेना चाहिए? क्योंकि आजकल टर्म इंश्योरेंस 85 साल की उम्र तक भी चलते हैं, होल लाइफ भी चलते हैं। मेरे हिसाब से 60-65 साल की उम्र तक तो कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि 60-65 साल की उम्र तक आते आते आदमी की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। बच्चे आमतौर पर टेक केयर करना शुरू कर देते हैं या अर्निंग स्टेज में आ जाते हैं। तो 60 की एज तक या 65 की एज तक आपकी फाइनेंशियल हैसियत। और एक और बड़ी गलती टर्म इंश्योरेंस में क्या करते हैं कि अपने लोन को काउंट नहीं करते। कि मान लीजिए आपको 1 करोड़ का लोन, आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ का आपके सर पे लोन भी है, तो आपने तो वो, अगर मान लो ना करे ना एंड कोई बात हुई, तो 1 करोड़ रुपये तो लेंडर ले जाएगा, आपका बैंक ले जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप लोन की अमाउंट को क्लब करके टर्म इंश्योरेंस का रिस्क कवरेज लें। फिर हेल्थ इंश्योरेंस की बारी आई, तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप कम से कम आप 3-4 क्रिटिकल इलनेस का एवरेज ले लें। कैंसर है, ब्रेन हेमरेज है, इन 2-3 बीमारी मान लीजिए 20-20 लाख रुपए लगते हैं, या कुछ 15 लाख 10 लाख, तो एटलीस्ट 10-15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस एटलीस्ट होना चाहिए। उसके ऊपर आपको टॉपअप लिया जा सकता है, जो बहुत इकोनॉमिकल रेंज में आता है। क्योंकि हारी बीमारी की वजह से हो सकता है कि आपने LIC में, PPF में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में कहीं भी किया हो, वो सारी अस्त व्यस्त कर देगा। और तीसरी चीज़, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, जिसको पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बोलते हैं, वो लेना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि उसमें टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट भी होता है। मान लीजिए किसी भी एक्सीडेंट की वजह से बेड रेस्ट पे आ गया, तो उसमें 4 लाख रुपए महीने तक की इनकम आ सकती है। अगर आप मान लो अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 4 लाख रुपए महीने तक की इनकम आ सकती है उसमें। या मान लीजिए गॉड फॉरबिडन कोई एक्सीडेंट हुआ और एक आंख चली गई और 1 करोड़ का रिस्क कवरेज है, तो 50 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। डेथ तो नहीं हुई, टर्म इंश्योरेंस काम नहीं आएगा, ना आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपके इलाज के लिए काम आएगा, बट एक आंख की डैमेज होने की वजह से जो आपकी कमाने की कैपेसिटी थी वो तो ख़त्म हो गई। या मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से दोनों पैर चले गए, तो 100% डैमेज है, तो 1 करोड़ रुपया पूरा मिल जाएगा। इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी। तो ये तीनों चीज़ों के लिए मैं हर आपके दर्शक से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको साल का, जैसे ही आप अर्निंग स्टेज में पहुँचें एक अच्छी खासी, वहाँ पर आपको धीरे धीरे करते करते ये सारी चीज़ें बास्केट में डालनी चाहिए। एक लोग ये भी कहते हैं कि टर्म प्लान जो है या हेल्थ प्लान है, जितनी कम एज में ले लिया जाए उतना बेनिफिट इसके अंदर मिलता है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है राहुल जी। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपकी इनकम होनी चाहिए,
क्योंकि हर कोई आदमी अगर वैसे ही टर्म मांगेगा तो नहीं देने वाले इंश्योरेंस कंपनी। उसके लिए ITR या आपकी 3 मंथ 6 मंथ का सैलरी स्लिप चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस में एक बार लेने के बाद प्रीमियम फिक्स होता है, प्रीमियम कभी नहीं बदलता है थ्रू आउट पॉलिसी टर्म। आज 800 रुपये महीने का चालू है तो वो लाइफ टाइम होल लाइफ 800 रुपये का रहने वाला। बिल्कुल। GST का कोई बदलाव हो सकता है, उसमें 18% आज की डेट में GST है, हो सकता है आगे फ्यूचर में 20% हो या 15% हो, बट बेस प्रीमियम आपका टर्म इंश्योरेंस में कभी नहीं बदलेगा। तो जितना जल्दी हो सके ले लेना चाहिए। और इससे बड़ी बात क्या है, स्वास्थ्य ऐसा नहीं रहने वाला है। कोई मेडिकल कंडीशन आ गई, BP, शुगर, अस्थमा, कार्डियक से रिलेटेड, तो बाद में टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला। सही, आपने सही कहा है कि जितना जल्दी ले लिया जाए उतना जल्दी, और उसका बेनिफिट भी आपने बता दिया है। इसके अलावा एक नॉर्मल आदमी को पर्सनल फाइनेंस, आप एक्सपर्ट में मानता हूँ, तो क्या क्या चीज़ें सावधानी अपनी ज़िंदगी के अंदर रखनी चाहिए? कौन कौन सी जो बातें हैं उसके ऊपर मतलब डिपेंड रहना चाहिए कि भाई इतनी सैलरी है? क्योंकि आजकल क्या होता है, सैलरी का पार्ट बहुत कम है और एक्सपेंसेस का पार्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सब कुछ लोन के ऊपर चल रहा है। तो कौन कौन सी गलतियाँ एक आमतौर पर एक व्यक्ति कर रहा है? देखिए, जब भी पैसा आता है आपके पास, मान लीजिए आज आपके खाते में आया 50,000 रुपये, तो अभी आदमी क्या करता है कि 50,000 में से 45,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, 5,000 रुपये की सेविंग करता है। आपको इसको उल्टा करना है। खाली पहले आप सेविंग करो। रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं वो ये बोलते हैं, रॉबर्ट T. कियोसाकी, कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। बहुत सही बात बोलते हैं, मैंने उसको फॉलो किया है। 50,000 की सैलरी है, आप पहले आपका सेव कीजिए 10,000 20,000 जो है, उसके बाद बचे उसमें से खर्च करना है। कोविड के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की सैलरी 20% 30% कट हो गई, काम चला ना। कईयों को तो मिली नहीं, बहुत ऐसी एक आंकड़ा ऐसा कि जिनको मिली नहीं नौकरी और चले गई। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप करियर के शुरुआत में हैं तो आपके हाथ में हमेशा एज एन इन्वेस्टर यही चीज़ है कि आप अपनी सेविंग रेट हाई रखिए। आप जितना ज़्यादा सेव कर सकते हैं वो आप सेव कीजिए। आपको 10-12 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है ना आपको घड़ी देखना है कोई काम करने की, ना कैलेंडर देखना है, और ना आपको बैंक बैलेंस देखना है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगी 10-12 साल में। जितनी आप ज़्यादा सेविंग रेट रख सकते हैं वो रखिए। बचत ही भविष्य की कमाई है, सही कहा है हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने। विनोद जी, एक हमारे पॉडकास्ट का एक पार्ट है रैपिड फायर, आप रेडी हैं उसके लिए? एब्सोल्युटली। तो रैपिड फायर के लिए पहला मेरा सवाल यह है कि एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की बेस्ट बुक कौन सी है? मेरे हिसाब से साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउजेल की, हर इन्वेस्टर को पढ़नी चाहिए, चाहे किसी भी एज विंडो में हो, आपके लिए यूजफुल है। एक हम ले यंगर इन्वेस्टर के लिए बेस्ट एडवाइस क्या है आपकी? जितना जल्दी हो सके शुरुआत करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। अर्ली स्टार्ट का जो कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा, यू विल एंजॉय द लाइफ। अगर मैं कहूँ कि आपको एक दिन के लिए सेबी चीफ बना दिया जाए तो? अगर सेबी चीफ बना दिया जाए तो मैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए F&O ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। अच्छा। वहाँ पर 94% लोगों को लॉस हो रहा है, तो जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लॉस हो, मेरे हिसाब से वहाँ नहीं करना चाहिए। एक मैं लास्ट सवाल लूँगा रैपिड फायर का हमारा, आपने आपके जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या की है इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग? देखिए, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मैंने जो सबसे बड़ी गलती की, मैंने टॉपअप नहीं किया SIP में। अच्छा। अगर मैं टॉपअप करा होता और जब जब बाज़ार डाउन होता, तब मैंने शुरुआत में भी अगर एक्स्ट्रा पैसा डाला होता तो कुछ और बात होती। तो आपने देखा विनोद फोगला जी ने बहुत अच्छे से मतलब मेरे को तो सबको समझ में आया है, आपको भी बहुत अच्छे से अच्छा लगा होगा, मेरे को उम्मीद है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह गए हो, इनसे पर्सनल एडवाइस भी आपको चाहिए, तो मैं इनसे कॉन्टैक्ट लिंक हम डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपका, मतलब एक जिससे यूज़र अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो आपसे संपर्क कर सकता है। हाँ, कमेंट भी आप कर सकते हैं, कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, तो विनोद फोगला जी भी आपको पर्सनली जवाब देंगे उसके अंदर कमेंट के अंदर जाकर। तो आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो कि आपने इतना अच्छा समझाया, एक एक चीज़ बारीकी से आपने कवर की है। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार।
जी विनोद जी थोड़ा सा असहज हो गए जब मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देता हूँ। नंबर नहीं डालने वाला हूँ, कमेंट आप कर दीजिएगा, विनोद जी आपको हर एक बात का जवाब देंगे अगर आपके कुछ भी सवाल हो, क्योंकि इनको 18 साल का गाइस अनुभव है। 18 साल जिसने फाइनेंस इंडस्ट्री, पर्सनल फाइनेंस को दे दिया है, तो मैं मानता हूँ वो उसका गुरु बन चुका है, वो उस चीज़ को समझता है एक एक चीज़ बारीकी से। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, परिवार के साथ में शेयर करना हो, कोई भी एक एक चीज़ बारीकी से आपको शेयर करनी हो, तो आप एज यूजुअल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए, इतनी अच्छे अच्छे वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। आज भी आप देख रहे हैं इतना बड़ा सेटअप और इतनी बड़ी टीम आई है, तो उसके लिए बहुत मेहनत है पीछे। तो आप प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही सर। जय हिंद, जय भारत।